हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से अपना नया वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू वैदिक लिटरेचर पार्ट 2, जिसमें मैंने फिर से 25 क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको दिखाए थे वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस, बट दे आर नॉट इनफ क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई ब्रिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू फॉर द रिलेटेड टू वैदिक लिटरेचर। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन पहले मेरे चैनल ओम मनीषी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो अब हम शुरू करते हैं अपने नए 25 क्वेश्चन का सेट, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जिसमें से नंबर 1 है, उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्मन ब्राह्मण के विश्लेषण द्वारा अद्वैतवाद का निरूपण तथा वैदिक ग्रंथों के विपरीत कर्मकांड का खंडन करना है। नंबर 2, उपनिषदों की एक खास विशेषता यह भी है कि उसमें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की भूमिका और योगदान का ज़्यादा चर्चा किया गया है, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे याज्ञवल्क्य, उद्दालक, आरुणि, श्वेत केतु आदि इस टाइप के कई विशिष्ट आचार्य हैं जिनको ज़्यादा महत्व दिया गया है। नंबर 3 है, सूत्र साहित्य व 6 वेदांग, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष रूपी 6 वेदांग हैं, उनको वैदिक साहित्य में नहीं माना जाता है। पर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कहीं कहीं सूत्र साहित्य को भी आप वैदिक साहित्य में देखेंगे। कुछ इतिहासकारों ने इसको उसी में ही सम्मिलित भी किया है, पर वैसे नहीं माना जाता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको दे दिया है। नंबर 4 है, वेदांग अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन भी आवश्यक है, जिसमें शिक्षा का मतलब है उच्चारण विधि, कल्प कर्मकांड, व्याकरण और निरुक्त भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। बाद में इसी शास्त्र के आसपास काफ़ी साहित्य विकसित हुआ, जो कि गद्य में नियम रूप में लिखा गया था। छोटे होने के कारण ही ये नियम सूत्र कहलाए। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण, जो 450 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। नंबर 6 है, ऋग्वेद को 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है तथा अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मणों व आर्णक्यों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। नंबर 7 है, ऋग्वेद का प्रथम और दशम मंडल क्षेपक है, जो कि बाद में जोड़े गए हैं। नंबर 8, कृषि संबंधी प्रक्रिया के विवरणों से युक्त 8 श्लोकों का 57वां सूक्त, जो कि चतुर्थ मंडल में है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह भी एक क्षेपक है। नंबर 9 है, ऐतरेय ब्राह्मण की 7वीं, 8वीं और संभवतः 6ठी पंचिकाएं मूल ग्रंथ से वो भी अलग ही मानी जाती हैं। नंबर 10 है, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण प्रायः काल क्रम में सबसे पहले रचे गए, जिनमें तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण के मूलखंड और फिर कौशिकी ब्राह्मण। नंबर 11 है, उत्तरी भारत में अभी तक लोहे के प्रयोग के साक्ष्य सामान्यतः ईसा पूर्व 1000 से पूर्व के नहीं मिलते हैं। नंबर 12, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। और नंबर 13 है, अफगानिस्तान में बहने वाली कुबा, काबुल, सुवास्तु, स्वार, क्रमु, कुर्रम तथा गोमती, गोमाल नदियों से आर्यजन परिचित थे। नंबर 14, सिंधु का तो अनेक स्थलों पर इतनी ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया है, जो कि बार बार किया गया है। और 15वां है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी बहुत महत्व है। 16वां पॉइंट है, कालांतर में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली गंगा तथा यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत ही कम मिलता है, यानी कि ये दोनों नदियाँ ऋग्वैदिक काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नदियाँ नहीं थीं। उस समय सिंधु और सरस्वती नदी का वर्णन ही ज़्यादा मिलता है। नंबर 17 है, महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। नंबर 18, महाभारत, जो कि महर्षि व्यास की कृति माना जाता है, इसमें पहले केवल 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जयस था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में महाभारत में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए, तब इसका नाम भारत पड़ा, तब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, तो यह शत साहित्य संहिता या महाभारत कहलाने लगा। नंबर 20 है, इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूलतः तो 6000 श्लोक थे, लेकिन जो बाद में बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और अंततः 24000 श्लोक हो गए थे। रामकथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया था तथा भुशुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों के द्वारा, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा किए गए यज्ञों के विषय में और सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान हमें श्रौत सूत्रों में मिलते हैं। नंबर 22 है, राज्याभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों के विषय में भी श्रौत सूत्रों से ही पता चलता है।
नंबर 23 है जात कर्म, जन्म अनुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू व पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ विधि के निर्माण, विभिन्न मापों का विधान, ज्यामिति व गणित का अध्ययन का ज्ञान होता है। इस प्रकार स्मृतियों का उदय, नंबर 24 पॉइंट है, उदय सूत्रों के बाद हुआ। इनमें से मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे प्राचीन है, जिनका मतलब एक अप्रॉक्सीमेट टाइम स्टूडेंट 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। नंबर 26 है कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, स्मृतिकार थे नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हारीत, अंगिरा। नंबर 27 है नारद स्मृति में गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। नंबर 28 है मेघातिथि, भारुची, कुल्लूक भट्ट, गोविंद राय ने मनुस्मृति पर भाष्य लिखे। और नंबर 29 है विश्वरूप अपरार्क विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख स्टूडेंट्स अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है तथा महाभारत के 18 पर्व हैं। हम सबको पता है कि महाभारत में 18 चैप्टर्स हैं, जिनमें आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व इत्यादि कई सारे पर्व हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसमें एक्स्ट्रा 5 पॉइंट चूँकि महाभारत से रिलेटेड है वो भी ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये लगभग 31 क्वेश्चन बन गए हैं, जिनको आप अच्छे से रीड करिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वैदिक टेक्स्ट को लेकर आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं एंशिएंट हिस्ट्री, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पर काफ़ी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ लाइक करिए ओम मनीषी चैनल को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।